वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज हम 17 दिसंबर के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तो कथन क्या क्या है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध एविफूना अभ्यारण्य है जिसमें खास तौर पर सर्दियों के मौसम में हजारों पक्षी निवास करते हैं। तो बिल्कुल सही, आपने केवलादेव राजस्थान ये भरतपुर में वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, तो ये आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब क्या है कि अब ये दूसरा ऑप्शन ध्यान से सुनिए। यह एक प्राकृतिक आवास है, तो यहाँ पे ये प्राकृतिक आवास ना होके ये मानव निर्मित और मानव प्रबंधित आवास है, आर्द्र भूमि है। तो ये दूसरा हो जाएगा गलत। मगर हाँ, ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसके बाद वाला ये स्टेटमेंट सही है। यूनेस्को विश्व धरोहर या विश्व विरासत धरोहर स्थल है, तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये मानव निर्मित है। और ये तो दूसरा ऑप्शन जैसे ही कट होगा तो आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो आप तीसरा विकल्प भी पढ़ लीजिए। तीसरा क्या है कि इसमें ये याद रखने वाला सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता, तो ये तीसरा आपको पता होना चाहिए। तो तीसरा भी सही है ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जहाँ पे क्या है कि जीरो मास वाटर से संबंधित और कुछ ऑप्शन दिए गए, उनको बताने की कौन सा सही है। इससे मानव अपशिष्ट को जल और अन्य उत्पादों में परिवर्तित करना। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे जीरो मास वाटर है, तो किस वाटर का मास जीरो होगा? आप ऐसे कर सकते, तो जो हवा में वाटर होता है उसको लगभग हम लोग हवा का मास लगभग जीरो मानते, तो जीरो वहाँ, तो उसके हिसाब से सोच सकते हैं। तो वातावरण से पीने योग्य जल का निर्माण, तो ऑप्शन नंबर सी सही। तो निर्माण कैसे किया जाए? अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके वातावरण से पीने योग्य जल का निर्माण किया जाएगा। यूएई में भी इस प्लांट स्थापित करने की बात की जा रही है। अपनी तरह का पहला एक प्लांट होगा जो ऐसा कार्य करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरे में क्या है? ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जलवायु से निपटने के लिए देशों के प्रयासों को ट्रैक करता है। तो करता तो है बिल्कुल। इसे यूएनईपी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो ये ऑप्शन है गलत। ठीक है। और दूसरा, यूएनएफ ट्रिपल से जुर्माना लगा सकता है यदि कोई देश पेरिस वायु जलवायु, मतलब ये तो अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, ये किसी ऊपर पे बाध्यकारी नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। इसको जर्मन वॉच पब्लिश करती है, ठीक है, यूएनईपी नहीं। तो पहला ऑप्शन तो वैसे गलत है। दूसरा क्या है कि ये अपने सेल्फ डिक्लेयर्ड है और बाध्यकारी नहीं है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो कौन सा सही पूछा है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्या है? समाचार में चर्चित प्रत्यूष और मिहिर। तो ये प्रत्यूष और मिहिर के बारे में है। अभी क्या है, तो प्रत्यूष और मिहिर एक सुपर कंप्यूटर, आपको ये पता होगा क्योंकि ये पेटाफ्लॉप में हाई स्पीड के सुपर कंप्यूटर है। तो आप इसमें तो डायरेक्ट तो लिख नहीं रहा कि सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम है। तो बात वो तो वही होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी समाचार पत्रों में विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय एक संस्था है जो 1991 में बनाई गई थी, और ये आता है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय में। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना और आयात को निर्बाध रूप से करना, ज़्यादा दिक्कतें ना हो। अब इसको पश्चिमी वेस्टर्ली तूफान या वेस्टर्ली स्ट्रोम, पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं एक्चुअली हिंदी में, तो ये यहाँ पे थोड़ा हिंदी आप जानते हैं, हिंदी मीडियम में हिंदी कैसे आती है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये एक अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफान है। तो यहाँ पे अतिरिक्त का मतलब क्या है कि उष्ण कटिबंध के अलावा जो तूफान है, तो बिल्कुल सही है, स्ट्रोम है। तो पहला चक्रवात है, जैसे पश्चिमी चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ, तो पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या कौन सा सही पूछा गया? बिल्कुल सही। यह तूफान तो ये मानसून वाले जो होते हैं, तो आपको पता साउथ वेस्ट मानसून, तो ये नॉन मानसून का जो ठंडी में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून कब आता है? गर्मी के बाद आता है। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, क्योंकि नॉन मानसून लिखा, बिल्कुल सही। रास्ते में ये कहाँ से आता है? भूमध्य सागर इधर से आते हुए
भूमध्य सागर और काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर से नमी लाते हुए हमारे पश्चिमी क्षेत्र की तरफ बारिश कराता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनमें। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, इसमें क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपनी किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा की शक्ति। बिल्कुल सही। क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय एक लॉ बन जाता है, कोई भी अगर उसने निर्णय दे दिया तो नियम बन जाता है, तो उसको सभी कोर्ट या सभी लोग मानने के बाध्यकारी हो जाते हैं। मगर इस संविधान ने उसको एक प्रावधान दिया कि वो अपने भी निर्णय को कर सकता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, समीक्षा कर सकता है। दूसरा का निर्णय या तारीख के 3 महीने के भीतर एक समीक्षा याचिका दायर की जा सकती है। तो यहाँ 3 महीने नहीं, 1 महीने के भीतर, मतलब 30 दिन। 30 दिन के भीतर अगर आप समीक्षा याचिका दायर करते हैं तो फिर से उस निर्णय के आदेश की समीक्षा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर और दूसरा होगा गलत। तो उत्तर कौन सा सही है? ए, पहला केवल एक। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्यूरेटिव पिटीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्यूरेटिव याचिका की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई। बिल्कुल सही। ये 2005 में अशोक हुर्रा या आदर्श, मतलब स्टेट्स बनाम स्टेट्स के बाद से निकाली, ये विकसित की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे विकसित किया था। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि याचिकाकर्ता की स्थापना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है तो उपचारात्मक याचिका को किया जा। बिल्कुल सही। अगर प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है तो वो तो कहीं भी किया जा। दूसरा सही है। न्यायिक गर्भपात, मतलब न्याय के कोई अगर कोई बहुत बड़ी मिसकरेज हो या बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है तो उसके लिए क्यूरेटिव याचिका दायर जाने के बाद, तो ये यहाँ पे गलत है। तीसरा गलत क्या है कि पहले सबसे पहले रिव्यू, जैसे कोई आपने याचिका दायर की, याचिका दायर करने के 30 दिन बाद उसका मतलब याचिका दायर की, उसका निर्णय आया, आप निर्णय से संतुष्ट नहीं तो 30 दिन बाद रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। रिव्यू पिटीशन अगर फिर भी आपके पक्ष में नहीं, यहाँ पे देखा जाता है कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं, मिसकरेज या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन डाला जाता है। ठीक है। तीसरा ये सबसे लास्ट रिसोर्ट होता है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हो तो तीसरा ऑप्शन जैसे ही गलत होगा तो आप सही विकल्प पहुंच जाएंगे। सही विकल्प कौन सा होगा? पहला, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ पे OCI, भारत की विदेशी नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है कथन पहला? OCI योजना नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा शुरू किया गया। तो पहले तो ये ऑप्शन, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। OCI कार्ड धारक को मतदान का कोई अधिकार नहीं है। पहले अधिक क्या है? संवैधानिक कार्यालय को रखने का अधिकार, कृषि। बिल्कुल दूसरा तो सही है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? OCI, पहला ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1955 ना होके यहाँ पे संशोधन अधिनियम 2005 है। ठीक है। OCI को पहली बार मान्यता तब शुरू दी गई थी। अब तीसरा देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसे, हमारे यहाँ जो संविधान में एकल नागरिकता है, ये एक देश की नागरिकता ले सकते हैं। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लिए हो तो आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। तो इसी के तहत ये OCI को हम लोग विदेशी मानते हैं। विदेशी मानने के तहत यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जितने भी 2 तरह के मूल अधिकार होते हैं, एक सभी को दिए जाते हैं, एक सिर्फ देशवासियों को दिए जाते हैं। तो देशवासियों को दिए जाने वाले अधिकार इनको नहीं प्राप्त होंगे। उसमें से आर्टिकल नंबर 19 है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? हाल ही में सरकार ने माना कि OCI कार्ड धारक को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का आनंद मिलता है, जिसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल। तो तीसरा क्या हो जाएगा? गलत। और यहाँ पे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो तीसरा भी गलत और पहला भी गलत, दूसरा बार सही है। तो आप वैसे भी कट कर सकते हैं कि दूसरा सही है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो या तो तीसरा होगा या तो पहला तीसरा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10वां ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या है? विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की वर्तमान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के संशोधन के माध्यम से अप्रवासी भारतीयों के लिए मतदान के अधिकार केवल 2011 में पेश किए गए थे। तो ये क्या है? बिल्कुल सही। क्योंकि पहली बार NRI को, पहले क्या था, NRI को वोटिंग का अधिकार या वो यहीं आके वोट देने का कोई अधिकार नहीं था।
कि एनआरआई सिर्फ वोट के पर्पज से आए, या वो रह के अपना यहाँ पे आप पासपोर्ट या अपनी यहाँ के आईडी कार्ड, क्या होता है कि दो तरह से वोट दे सकते हैं कि आपका एक आईडी बना होता है, जैसे वो क्या कहते हैं, मतदाता पत्र। तो आपका मतदाता पत्र बना हो तो उसके तहत, अगर आपका मतदाता पत्र नहीं बना तो एनआरआई है तो आप पासपोर्ट दिखा के उसके रेजिडेंट एड्रेस के आधार पे वोट दे सकते हैं। तो एनआरआई वाला ये प्रावधान 2011 में किया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे लिखा हुआ होता जो निवास स्थल, तो उसी जगह उसी कंस्टिट्यूशन में जाके आप वोट दे सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका पूछा गया गलत, नॉट करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो पहला भी सही, दूसरा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्या है? कभी कभी खबरों में देखा जाता है। तो आप इसके बारे में, इसके ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये तो रसिया से है, तो रसिया वाला कोई भी ऑप्शन हो तो सही हो जाएगा। मगर ये क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है? रूसी रडार लिखा हुआ, तो आप ये देख के सही कर मार सकते हैं, मगर ये नहीं होगा। यहाँ भी इसी लिखना कि एक एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब कोई भी अगर मिसाइल आएगा तो उसको एयर डिफेंड करने के लिए दो दो सीमाओं पे लगाया जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका कोई नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। वैसे गलत होने की संभावना है क्योंकि आप पहला मार सकते हैं। सिंजियांग प्रांत चीन के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो किस किस क्षेत्रों से सीमा साझा करता है? ये काफी बड़ा क्षेत्र है, तो किसी आपको पता होना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान, आपको लगेगा कि अफगानिस्तान से तो चीन की मैक्सिमम पश्चिमी सीमा लगती है, तो अफगानिस्तान तो होना ही चाहिए। और अफगानिस्तान जहां होगा तो इसका मतलब चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें चारों बिल्कुल सही है। पहला कि यहाँ से इधर से मंगोलिया का लगता है, फिर इधर रशिया का थोड़ा पार्ट लग जाता है, फिर सेंट्रल एशिया के लग जाते हैं, फिर अफगानिस्तान, फिर इंडिया और पाकिस्तान का एरिया लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 वहाँ देखिए, इसमें क्या है कि सबसे ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भूमि लंबी सीमा कौन साझा करता है? तो उसमें है बांग्लादेश। ठीक है, 4097 किलोमीटर साझा करते हैं लैंड सीमा। और चाइना फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, फिर चौथे पे नेपाल है, इसी तरह से। ठीक है, अब 14वां देखिए। 14वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? डाक विभाग और भारतीय बैंक संघ। तो ये भारतीय बैंक संघ के नहीं, यहाँ पे ध्यान देने, यहाँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और ये डाक विभाग, इन दोनों ने मिलकर शुरुआत की। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या भारतीय संघ दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही कि कोई भी पेमेंट ऑप्शन है तो वो अंतर बैंक या अंतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा ही। तो दूसरा तो सही है। तो यहाँ पे सही पूछा गया, पहला गलत दूसरा सही। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनिए। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। तो बिल्कुल सही है, वैधानिक निकाय इसको किसी भी एक्ट के तहत नहीं बनाया गया। जैसे 2010 में बनाया गया था, जो भी वित्तीय संस्था है उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, कि आरबीआई, सेबी और इरडा विरडा, इनके सबके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। तो इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं। दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो इसका उत्तर नंबर कौन सा सही होगा? उत्तर नंबर सी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।